हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की अपनी क्लास जिसका विषय है भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में हम लोग जब पढ़ते हैं तो आपको याद आ रहा होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जब भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ था उससे पूर्व संविधान वेताओं ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके उन देशों के संविधान में जो अच्छी चीजें मिली थी उन्हें भारत के संविधान में अंगीकृत कर लिया था। इस तरह से जब भारतीय संविधान के स्रोतों की बात करते हैं तो मूलतः दो स्रोत मिलते हैं, एक उसके आंतरिक स्रोत, दूसरे बाह्य स्रोत। हम लोग इस पर बात करें उसी के पहले थोड़ा सा बच्चों से बात करना चाहेंगे कि कई बार संविधान जैसा विषय पढ़ते समय उनके दिमाग में एक निगेटिव थॉट चलता है कि शायद ये बड़ा कठिन विषय है, हम इसे समझ नहीं सकते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे, हम परीक्षा को पास कैसे कर पाएंगे, हम कमजोर विद्यार्थी हैं। तो ना कभी कोई कमजोर विद्यार्थी होता है, ना कभी कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट होता है। हमेशा वही स्टूडेंट आगे जाता है जो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके और उस लक्ष्य को टारगेट करके आगे बढ़ता है, चीजों को पढ़ता है, समझता है, उनका बार बार अभ्यास करता है। तो कोई भी विद्यार्थी कुछ भी बन सकता है, जो चाहे वह बन सकता है। बस आपको जो नकारात्मक विचार हैं उनको उठा के अलग रखना है और सकारात्मकता के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। जो लक्ष्य चाहेंगे वह लक्ष्य आपको हासिल होगा। हम लोग विषय पर आते हैं। संविधान के स्रोत हमने बताया मूलतः दो स्रोत हैं, एक आंतरिक स्रोत और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का आशय है यह संविधान के वो स्रोत हैं जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उससे पूर्व ही भारत में संवैधानिक सुधारों का जो दौर चल रहा था और छोटे छोटे संवैधानिक सुधार जो थे उन्हें एक साथ करके, और आपको याद होगा 1935 का अधिनियम जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्टें थी, यह 1935 का अधिनियम तैयार किया गया था और यही 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अब आपके दिमाग में होगा कि इसको क्यों पहले बता रहे हैं। इसको बताने का कारण है कि एक प्रश्न आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो ये कहता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आपका जवाब होता है 1935 का अधिनियम। उसका कारण है कि भारतीय संविधान जिसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद या तो शब्दशः अथवा उन्हें आंशिक परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। तो अब आप कल्पना करिए कि 395 में से 250 अनुच्छेद यहीं से आए हुए हैं। इसका मतलब जो बाकी हिस्सा है वह बहुत थोड़ा हो जाता है, ज्यादातर हिस्सा तो इसी में कवर हो गया। इसलिए 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन यही बना कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आपने कहा 1935 का अधिनियम। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई हैं। भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका है वो यहीं से आई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, जिसे हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 में इसका वर्णन किया गया है, यहीं से आया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग जैसे जो महत्वपूर्ण संस्थान है वो भी 1935 अधिनियम के आधार पर ही भारतीय संविधान में अंगीकृत किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो 1935 के अधिनियम से आए। लगभग 250 अनुच्छेद यहाँ से आए, बाकी जो बचे वो इधर से आए हुए हैं। अब इनकी जब हम बात करें तो ये बाह्य स्रोत हैं जो विदेशी देशों के संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान में लाए गए हैं। इनमें अगर हम लोग बात करें तो हमने इसको इस तरह से कैटेगराइज कर लिया कि ये देश का नाम है और ये उस देश से लिए गए विषय हैं। तो इन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं। अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आया करता है। एक प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहां से लिया गया है। आपका जवाब होता है अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका से क्या लिया गया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति को के महाभियोग की प्रक्रिया, यह सारा का सारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार आपको याद होंगे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है।
वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को बताती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान की समीक्षा का भी अधिकार है, और अगर वह ऐसा पाता है कि बनाया गया कानून जो भारत का संविधान है उसके सम्मत नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द कर सकता है। यह महत्वपूर्ण अधिकार उसके पास है, न्यायिक पुनर्विलोकन का। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया है उसका वर्णन आपको याद होगा, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन करता है, वो यहाँ से लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें ली गई, जो आपने इसको देखा, थोड़ा सा मनन करेंगे, एक बार दोहराएंगे, अपने आप आपके दिमाग में यह चीज स्थिर हो जाएगी। इसके बाद अमेरिका से ही जुड़ा हुआ कनाडा आता है। तो जब कनाडा में हमने बात किया तो संघीय व्यवस्था वहां से ली गई। हम जानते हैं भारत में संघीय व्यवस्था है, यहाँ केंद्र और राज्य की व्यवस्था है। इसके बाद देखें केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया करता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके अधीन होती हैं, ये हमेशा केंद्र के अधीन होती हैं। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, और शक्तियों का विभाजन, कि शक्तियों का विभाजन किस तरह से होगा, कौन शक्तियां किसके पास होगी, ये बात इसी में लिखा गया है। तो ये दोनों पास के कंट्री थे, आप इन्हें इंटरलिंक्ड कर सकते हैं और यहां से इनकी चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए ब्रिटेन और आयरलैंड एक दूसरे के पास पास पड़ते हैं, तो हमने इन्हें पास पास ले लिया। ब्रिटेन के संविधान की जब बात करें तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें संविधान बनाने की प्रक्रिया ही ब्रिटेन ने बताई है। उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें ली गई होंगी। तो उन्होंने हमें बताया कि विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण कैसे करना है, संसदीय शासन, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, उसको बताया कि कैसे संसदीय व्यवस्था आपको बहाल करनी है। एकल नागरिकता, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन आया करता है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, कहते हैं भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि आपने सुन रखा होगा अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से आई, एकल नागरिकता है भारत में। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, हमारे यहाँ सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद है 105 वह इसकी व्याख्या करता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल होती है। तो यह प्रणाली ब्रिटेन के संविधान ने हमें बताई है, और आपको याद होगा लॉर्ड कैनिंग के समय से यह व्यवस्था भारत में आई हुई है। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमें कहां से मिली, ब्रिटेन के संविधान से। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आई हमारे पास ब्रिटेन के संविधान से। उसके ठीक नीचे आए हम लोग आयरलैंड के संविधान से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कहते हैं कि भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये होते हैं, कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जिन्हें बैंक की मंशा पर भुनाया जा सकता है। कई महत्वपूर्ण जो विशेषज्ञ थे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक्स हैं जिन्हें बैंक की मंशा पर भुनाया जा सकता है। यानी नीति निर्देशक तत्व वह तत्व हैं जो राज्य की मंशा पर निर्भर करता है, जब वह चाहे तब आपको देगा। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, यह यहाँ बताया गया। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, बेहद इंपॉर्टेंट बात आती है। दो बातें पूछते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकता है, आपको पता है 12 सदस्यों का मनोनयन यह राज्यसभा में करता है, और वे सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोग होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीजें आयरलैंड से आई। आयरलैंड के बाद जर्मनी का संविधान आता है। जर्मनी के संविधान का नाम याद आते ही आपको हिटलर का नाम याद आने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी के संविधान से वैसी ही चीजें लिया गया है। तो हमारे जो आपात उपबंध है, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी क्लॉज है, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और आपात उपबंध है 352, अनुच्छेद 356 और 360। अगर इनको याद भी करना चाहे तो देखो 52, 4, 56, 56, 4, 60, ये 3 तरह के उपबंध हैं जिन्हें जर्मन से लिया गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रहे कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल है,
राष्ट्रपति ने हमेशा इस्तेमाल करेगा, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। 356 हम जानते हैं प्रशासनिक तंत्र की विफलता, जिसको आप गवर्नर रूल कहते हैं या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसको प्रशासनिक तंत्र की विफलता जब राज्यों में हो जाती है तब यह लागू होता है। 360 वित्तीय आपातकाल है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के अधिकांश जो प्रावधान हैं वह अमेरिका के संविधान से लिए गए। हमें याद रहे, हमारे देश में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। जहां तक बात राष्ट्रीय आपातकाल की है, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में 3 बार लागू हो चुका है, और प्रशासनिक तंत्र की विफलता तो 125 से ज्यादा बार, यानी हम कह सकते हैं कि इसका दुरुपयोग भी होता रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी के संविधान के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान पे आते हैं। बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी बहुत महत्वपूर्ण बातें ली गई हैं, जिनमें प्रस्तावना की भाषा। देखिए 2 जगह प्रस्तावना है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक अमेरिका में। दोनों में फर्क क्या है? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। यह अलग अलग प्रश्न है, दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समवर्ती सूची, हमें याद है भारतीय संविधान की जो अनुसूची 7 थी उसमें इन चीजों का वर्णन किया गया था। वहां समवर्ती सूची भी थी। समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंध कहां से आए हुए हैं, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग फ्रांस के संविधान की बात करते हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र की अवधारणा आई। हम जानते हैं कि भारत रिपब्लिक स्टेट है, गणतंत्र, यहाँ का गणतंत्र किसी ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, अर्थात वंशानुगत नहीं होता है। तो भारत गणराज्य है, यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है, अर्थात हमारे यहाँ का राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन की विधि से। तो हमारा देश गणतंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आया करता है। इसके बाद जब हम लोग आते हैं जापान, छोटा सा देश जापान है, उसके संविधान की बात करते हैं। तो जापान के संविधान से हमारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की शब्दावली आती है। जापान के संविधान से छोटा सा अंश लिया गया है। जापान के बाद दक्षिण अफ्रीका, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जिसमें संशोधन प्रणाली आती है। संविधान का अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताता है, वह कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आया हुआ है। इसके बाद हम रूस की बात करते हैं। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, जो अब रूस है। इसे यहां से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए यहाँ तक अगर 9 तक हम बात करें तो यह मूल संविधान के साथ ही आए थे। यह जो 10वां है जो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ये संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उसके द्वारा संविधान में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनकी संख्या 11 है। मूल संविधान में ये 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया, अब इनकी संख्या 11 है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में दर्ज है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य क्या है। साथ ही साथ यह बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यह 42वां संविधान संशोधन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विवादित संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेशन किया गया। तो यह चीजें थी जिन्हें दूसरे देशों के संविधान से लिया गया। ये 10 देश हैं, इन 10 देशों के संविधान से ये महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं। बाकी सबसे बड़ा जो स्रोत है वह 1935 का अधिनियम है। और 1935 का अधिनियम है क्या? 1935 का अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि इसको अभ्यास करने के साथ आप चीजों को सीख लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन बहुत अच्छी तरह तैयार करने के लिए इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उन ऑप्शनल क्वेश्चंस को आप लगाइएगा, बार बार लगाएंगे, जिससे आपका अभ्यास बहुत बढ़ जाएगा। हम लोग इसके बाद
आगे एक वीडियो इसकी भी बनाना शुरू करेंगे, जहां पर ऑप्शनल क्वेश्चंस को, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस को कराएंगे, जिससे कि चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में क्लियर हो सके। तो ये थे भारतीय संविधान के मूल स्रोत। आपको पसंद आया होगा वीडियो, जरूर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा है अपने मित्रों को भी शेयर करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हम लोग आपके लिए और अच्छा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।